हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025894 का एनालिसिस। पेपर 894 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर का एक क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। अ जज इन हिम प्रिवेल्ड ओवर द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओनली सन टू डेथ। विद्यार्थी ध्यान दे, जज का अर्थ है न्यायाधीश, इन हिम है उसके भीतर का, प्रिवेल्ड ओवर, प्रिवेल ओवर का अर्थ है किसी पर प्रबल होना या किसी पर भारी पड़ना, इंग्लिश में डोमिनेट। द फादर पिता एंड ही सेंटेंस्ड, सेंटेंस का अर्थ है दंड सुनाना, सजा देना। हिज ओनली सन, अपने इकलौते या एकमात्र पुत्र को, टू डेथ, मृत्यु, तो मृत्यु दंड दिया। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है, अ जज नहीं द जज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दे, यहाँ जज एक कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयोग में लिया गया है। साधारण भाषा में कहें तो किसी व्यक्ति के अंदर की भूमिका के बारे में बात की गई है। जैसे मेरे अंदर का मित्र या मेरे अंदर का शिक्षक कहलाएगा द फ्रेंड इन मी या द टीचर इन मी। तो द जज इन हिम, उस व्यक्ति के अंदर के जज ने, उस व्यक्ति के अंदर जो जज का भाव है, जज की भूमिका है, उसने प्रिवेल्ड ओवर द फादर, वो जो जज की भूमिका थी वो उसके पिता की भूमिका पर प्रबल रही, उसको डोमिनेट कर गई। एंड ही सेंटेंस्ड हिज ओनली सन टू डेथ, और फिर उसने अपने इकलौते या एकमात्र पुत्र को मृत्युदंड दे दिया। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड ए, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, उस सेगमेंट उस खंड का पता लगाएं जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो पढ़ते हैं। 9/10 ऑफ द पिलर, 9/10 का अर्थ है 9/10 भाग। ऑफ द पिलर, पिलर है वो स्तंभ या खंबा, हैव रॉटेड अवे, रॉट अवे का अर्थ होता है सड़ जाना, खराब हो जाना, जंग लग जाना इत्यादि। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है, हैव नहीं हैज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दे, पिलर सिंगुलर है, उसका 9/10 अर्थात 9/10 भाग या 90% भाग, ये फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है। फ्रैक्शन यानी अंश, फ्रैक्शन एक्सप्रेशन सिंगुलर होता है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, हैव नहीं हैज। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ 9/10 ऑफ द पिलर, पिलर का 9/10 भाग हैज रॉटेड अवे। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड सी, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। डैश साइड विंस द वॉर विल हैव लिटिल टू सेलिब्रेट। निसंदेह आंसर होगा ऑप्शन बी, विच एवर साइड। वाक्य में इसे लगाकर पढ़ते हैं। विच एवर साइड, जो कोई भी साइड या पक्ष सिविल वॉर को, गृह युद्ध को जीतेगा, विल हैव लिटिल टू सेलिब्रेट। लिटिल मीन्स हार्डली एनीथिंग, ना के बराबर, नगण्य। सेलिब्रेट है उत्सव मनाना। जो भी कोई पक्ष, दो पक्ष किसी गृह युद्ध में इन्वॉल्व्ड हैं, कोई भी पक्ष जो इस गृह युद्ध को जीतेगा, देश में छिड़ी जंग को जीतेगा, उसके पास उत्सव मनाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तब तक उस गृह युद्ध के कारण देश शायद तबाह हो चुका होगा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। हूएवर का अर्थ है जो कोई भी, वॉट एवर का अर्थ है जो कुछ भी, और वेयर एवर का अर्थ है जहां कहीं भी। हमारा आंसर बेशक विच एवर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। एज यू ग्रो ओल्डर, ओल्डर का अर्थ है उम्र में बड़े, योर बिलीफ, बिलीफ का अर्थ है आस्था या विश्वास, इन दीज डॉगमास, डॉगमास का अर्थ है सिद्धांत या विचार, अक्सर पुराने या रूढ़िवादी सिद्धांत। विल डैश मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स का अर्थ है मेरे शब्दों पर ध्यान दो, मेरे शब्दों को इग्नोर मत करो। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, वेवर, वेवर का अर्थ है डगमगाना, कमजोर पड़ जाना। इसे लगाकर वाक्य में फिर से पढ़ते हैं। एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, योर बिलीफ इन दीज डॉगमास विल वेवर, आपकी जो आस्था है, आपका विश्वास है इन सिद्धांतों में, इन रूढ़िवादी पुराने सिद्धांतों में, विल वेवर, वो डगमगाने लगेगा। मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दो। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। विदर का अर्थ है मुरझाना, इंग्लिश में विल्ट। शब्द स्नब का अर्थ है झिड़कना या धुतकारना, किसी को झिड़कना, धुतकारना या तिरस्कार से ट्रीट करना। और टेम्पराइज एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है टाल मटोल करना, इंग्लिश में टू डिले या प्रोक्रेस्टिनेट।
हमारा आंसर ऑप्शन सी वेवर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू obtain अ फ्री पैसेज। obtain का अर्थ है प्राप्त करना, हाइड अवे का अर्थ है छिप जाना। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शिप पर छिप जाए ताकि वो बिना पैसे दिए चुपके से कहीं यात्रा कर ले, यानी शिप में बैठकर कहीं चला जाए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्टो अवे। स्टो अवे का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो औपचारिक रूप से टिकट लेकर और दस्तावेजी खाना पूर्ति करने के उपरांत यात्रा ना करे, बल्कि किसी शिप में छिप जाए और किसी स्थान से, किसी देश से दूसरी जगह जाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्टो अवे। अन्य ऑप्शंस में मेवरिक का अर्थ है परंपरा विरोधी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक मान्यताओं या परंपराओं से उलट चलता हो। इंग्लिश में नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ऑप्शन सी स्टोकर का अर्थ है किसी भट्टी आदि में ईंधन डालने वाला, हिंदी में कोयला झोंक। पुराने ज़माने में जब स्टीम इंजन्स होते थे तो जो व्यक्ति स्टीम के इंजन में कोयला डालता था उसे कहते थे स्टोकर, आग में ईंधन डालने वाला। जबकि शिप राइट का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो शिप का निर्माण करता है, शिप बिल्डर। हमारा आंसर ऑप्शन सी स्टो अवे ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। क्लेवर डिसऑनेस्ट टॉक और बिहेवियर दैट इज यूज्ड टू डिसीव पीपल। डिसीव का अर्थ है धोखा देना, डिसऑनेस्ट है बेईमानीपूर्ण। चातुर्य भरी या चतुराई भरी बेईमानी वाली बातचीत या व्यवहार जिसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को धोखा देना या ठगना कहलाता है शिकैनरी। विद्यार्थी शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, उच्चारण है शिकैनरी, हिंदी में वाक छल। आपकी बातें या ऐसा व्यवहार जिस चतुराई से आप दूसरे को ठगना चाहें कहलाता है शिकैनरी या डिसेप्शन। ऑप्शन बी सर्कमस्पेक्शन का अर्थ है सावधानी, अगर आप चौकन्ने हैं तो इस चौकन्नेपन को कहेंगे सर्कमस्पेक्शन। डिप्रेविटी का अर्थ है नैतिक भ्रष्टता या मॉरल करप्शन या विकेडनेस, जबकि वर्चुओसिटी का अर्थ है स्किल, मास्टरी या कौशल। हमारा आंसर ऑप्शन ए शिकैनरी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। डिबाकल का अर्थ है भारी नाकामी या बुरी हार या बड़ा नुकसान। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए फिएस्को। फिएस्को का भी वही अर्थ है बड़ी हार, बड़ी नाकामी, बड़ा नुकसान। अन्य ऑप्शंस में ट्रायम्फ तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है क्योंकि ट्रायम्फ का अर्थ है विजय। डिस्कम्फीचर का अर्थ है अनीज, एम्बेरसमेंट या ऑकवर्डनेस। किसी के चेहरे पर या उसके व्यवहार में जो बेचैनी या शर्मिंदगी अगर आपको दिखे या कोई परेशानी दिखे किसी प्रतिक्रिया के कारण या किसी स्थिति के कारण, तो उसे कहेंगे डिस्कम्फीचर। और रिप्रोबेट का अर्थ है नैतिक रूप से भ्रष्ट या फिर इमोरल। हमारा आंसर ऑप्शन बी फिएस्को ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 फिर से सिनोनिम बताना है प्रश्न शब्द का। एग्जाइल का अर्थ है देश निकाला देना, किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकाल देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बैनिश। बैनिश का भी वही अर्थ है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी बिलिटिल का अर्थ है किसी का अपमान या अनादर करना, सामान्यतः अनुचित अपमान या अनादर करना, यानी किसी को नीचा करके दिखाना। बिगाइल का अर्थ है फुसलाना, बातों में लेना। और बिसीच एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है निवेदन करना, विनती करना। इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम हो सकता है इम्प्लोर। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 अब की बार हमें बताना है विलोम शब्द प्रश्न शब्द का, तो पढ़ते हैं। जेटिसन का अर्थ है फेंकना, डिस्कार्ड करना। अगर आप किसी शिप पर यात्रा कर रहे हैं और किसी चीज़ को समुद्र में फेंक दें तो आप उसे जेटिसन कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी को छोड़ देना, डिस्कार्ड करना, फेंक देने को कहेंगे जेटिसन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए रिटेन। रिटेन का अर्थ है अपने पास बनाए रखना। अन्य ऑप्शंस में रिवॉर्ड आप जानते हैं, पारितोषिक या प्रतिफल। परसीवियर का अर्थ है बारीकी से परिश्रम करना या फिर मेहनत करना। अगर आप काम में दृढ़ता से लगे रहें, बारीकी से लगे रहें तो आप परसीवियर कर रहे हैं। और कंसेंट का अर्थ है सहमति। हमारा आंसर ऑप्शन ए रिटेन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 फिर से विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन वर्ड का, तो पढ़ते हैं।
एमेलियरेट का अर्थ है किसी सिचुएशन को बेहतर बनाना, तकलीफ है तो तकलीफ को कम करना, सिचुएशन को थोड़ा पहले से बेहतर करना। हमारा आंसर होगा वर्सन। वर्सन का अर्थ है किसी चीज़ को या स्थिति को बिगाड़ना, खराब करना। इम्प्रूव का अर्थ है सुधारना, ये तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम होगा। डिपेंड का अर्थ है निर्भर होना, और सॉफन का अर्थ है किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना या नर्म बनाना। हमारा आंसर ऑप्शन डी वर्सन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। पेन्योरी का अर्थ होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, दरिद्रता या भारी गरीबी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए पैराफर्नेलिया की स्पेलिंग में यहाँ एरर है, ए नहीं ई होना चाहिए था। प्रिडिक्शन की स्पेलिंग में यहाँ सी होना चाहिए था, और पल्वराइज की स्पेलिंग में यहाँ आई होना चाहिए था। इन शब्दों के अर्थ भी नोट कर लेते हैं। पैराफर्नेलिया का अर्थ है साजो सामान या उपकरण, हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे इक्विपमेंट। ऑप्शन सी प्रिडिक्शन का अर्थ है भविष्यवाणी, और पल्वराइज के दो अर्थ हैं, एक तो चूर चूर करना और एक है बुरी तरह हरा देना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग में कुछ न कुछ एरर है, गलती है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, फिर से वही निर्देश है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी मैनेजेबल। मैनेजेबल का अर्थ है प्रबंधनीय, जिस चीज़ का प्रबंध हो सके, व्यवस्था हो सके। अन्य ऑप्शंस में मेजरेबल की स्पेलिंग में ये ई नहीं होना चाहिए। मैनेजेबल की स्पेलिंग में जी और ए के बीच में ई होना चाहिए, और अचीवेबल में ये ई नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के अर्थों पर भी एक नज़र कर लेते हैं। मेजरेबल का अर्थ है जिसे मापा जा सके, मैनेजेबल का अर्थ है विवाह योग्य, विवाह के उपयुक्त, और अचीवेबल का अर्थ है जिसे प्राप्त किया जा सके। हमारा आंसर ऑप्शन बी मैनेजेबल ही रहेगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, अब की बार हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई एरर को ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, ही डिनाइड, उसने इनकार किया, दैट ही हैज़ फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। विद्यार्थी ध्यान दें, डिनाई का अर्थ होता है इनकार करना, मना करना। इस खंड का टेंस है सिंपल पास्ट, वाक्य भूतकालिक है। जबकि फोर्ज का अर्थ होता है झूठे या जाली दस्तखत करना अथवा दस्तावेज बनाना, जैसी भी स्थिति हो। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, हैज़ नहीं हैड होना चाहिए था। ये क्लॉज होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट टेंस में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन बी ही रहेगा। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, ही डिनाइड दैट ही हैड फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने मेरे झूठे दस्तखत या हस्ताक्षर किए थे। अन्य ऑप्शंस में वुड हैव फोर्ज्ड बिल्कुल नहीं, डिड नॉट फोर्ज भी नहीं। ही डिनाइड, उसने इनकार किया कि उसने मेरे झूठे दस्तखत या हस्ताक्षर किए थे। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, dumbfounded by the sudden announcement, the employees were unsure how to respond. विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द dumbfounded का अर्थ है हक्का बक्का या हैरान, इंग्लिश में astounded या astonished। इसके अतिरिक्त शब्द dumbfounded में लेटर बी को साइलेंट रखा जाता है, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होता है dumbfounded। by the sudden announcement, sudden है अचानक, अनाउंसमेंट है घोषणा, तो अचानक हुई घोषणा से द एम्प्लॉइज वर इंश्योर हाउ टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का अर्थ है प्रतिक्रिया देना। निसंदेह हमारा आंसर होना चाहिए इंश्योर नहीं अनश्योर। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द इंश्योर का अर्थ है सुनिश्चित करना या पक्का करना, जबकि अनश्योर का अर्थ होता है अनिश्चित या अनिर्णित होना। तो अचानक हुई घोषणा से एम्प्लॉइज हक्के बक्के थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए सही नहीं है, इंश्योर वेंट टू रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इंश्योर भी नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, इस इंश्योर का अर्थ है बीमा कराना या बीमा से किसी चीज को सुरक्षित करना। अंतिम ऑप्शन डी अनश्योर हाउ टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं रिस्पॉन्ड होना चाहिए था। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलें। तो पढ़ते हैं,
द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, डिस्क्लोज का अर्थ होता है उजागर करना। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानें। टेंस है पास्ट परफेक्ट और वॉइस है एक्टिव, जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हेड का पैसिव होगा हैड बीन, नया सब्जेक्ट होगा द सीक्रेट। और एक अन्य बिंदु, यहाँ एजेंट का अर्थ है किसी प्रतिनिधि से अथवा सीक्रेट एजेंट से। अंग्रेजी में सीक्रेट एजेंट या स्पाई को भी एजेंट ही कहा जाता है। नया सब्जेक्ट होगा द सीक्रेट और हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो शाम होने से पहले ही राज जो है वो एजेंट द्वारा खोल दिया गया। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। द सीक्रेट वाज डिस्क्लोज्ड, बिल्कुल नहीं, हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का था। द सीक्रेट हैड डिस्क्लोज नहीं, हैड बीन होना चाहिए था। हैड आता है एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में जब हम इसे बदलेंगे तो होना चाहिए हैड बीन। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है द सीक्रेट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट, फिर से नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में मिला है हमें डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं। Our principal says, quote, rules are to be followed at any cost, unquote। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब says जो है वो है प्रेजेंट टेंस में और वाक्य का प्रकार है इंपरेटिव किस्म का। ऐसे वाक्यों में जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता। सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आवर प्रिंसिपल सेज दैट रूल्स आर टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है प्रिंसिपल एडवाइजेस अस, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कहता है आवर प्रिंसिपल सेड दैट रूल्स हैड टू बी नहीं, रूल्स आर टू बी। और ऑप्शन सी कहता है प्रिंसिपल टोल्ड दैट, टोल्ड नहीं, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं था वर्ब सेज का, तो टोल्ड या टेल्स भी नहीं। प्रेजेंट है तो टेल्स हो सकता था, किंतु ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, सेज ही रहेगा। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका अर्थ हमें बताना है। इडियम है कीप अ सिविल टंग। कीप अ सिविल टंग का अर्थ होता है सभ्य तरीके से बात करना। हमारा आंसर होगा स्पीक विथ पोलाइटनेस। कीप अ सिविल टंग का अर्थ है सभ्यता से बात करना, विनम्रता से बात करना, टू स्पीक विथ पोलाइटनेस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कहता है मेंटेन साइलेंस व्हेन नीडेड, शांति बनाए रखें, चुप रहें जब आवश्यकता हो, बिल्कुल नहीं। आर्ग्यू विथ सॉफ्ट वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स या नर्म भाषा के साथ में बहस करना, बिल्कुल नहीं। एक्सप्रेस डिसेंट माइल्डली, विद्यार्थी ध्यान दें, डिसेंट का अर्थ है असहमति या डिसएग्रीमेंट। एक्सप्रेस डिसेंट माइल्डली, अपने डिसएग्रीमेंट को माइल्डली या सौम्यता से प्रकट करें, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में फिर से एक इडियम मिली है जिसका अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। टच ऑल द बेसिस। विद्यार्थी ध्यान दें, टच ऑल द बेसिस का अर्थ है किसी समस्या या गतिविधि के सभी पक्षों पर ध्यान देना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी टू डील विथ। डील विथ का अर्थ है निपटना, निपटे एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन और एक्टिविटी, किसी घटना या गतिविधि के हर पहलू, एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू या पक्ष, हर पहलू से डील करने या निपटने को कहते हैं टू टच ऑल द बेसिस। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को बाध्य करना किसी चीज को करने के लिए, बिल्कुल नहीं। सी कहता है स्ट्रेच योर हैंड्स हाई, स्ट्रेच है खींचना, अपने हाथों को ऊपर खींचें, स्ट्रेच करें, बिल्कुल नहीं। इमेजिन यू आर फ्लाइंग, कल्पना करो कि तुम उड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 में आपकी बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली या तार्किक रूप से रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। Consequently, repeating tasks enables the brain to retain techniques effectively. Consequently का अर्थ है परिणाम स्वरूप, repeating है दोहराना, tasks है कार्य, enables सक्षम बनाता है the brain to retain techniques effectively, techniques हैं तकनीकें और effectively है प्रभावी रूप से।
तो परिणाम स्वरूप कार्यों को रिपीट करना आपके दिमाग को सक्षम बनाता है कि आप उन तकनीकों को दिमाग में रख सकें। क्यों कहता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर ग्रेजुअली इंप्रूविंग स्किल्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कंसिस्टेंट है निरंतर या सतत प्रैक्टिस, अभ्यास इज एसेंशियल फॉर ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंप्रूविंग स्किल्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, स्किल्स को इंप्रूव करने और कॉन्फिडेंस के निर्माण करने के लिए सतत प्रैक्टिस है वो आवश्यक है, एसेंशियल है, आवश्यक या अनिवार्य। अदरवाइज अन्यथा इवन नेचुरली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, नेचुरली है नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप से टैलेंटेड प्रतिभावान इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल, वो भी संघर्ष कर सकते हैं टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, महत्वपूर्ण तरक्की करने में उनको भी संघर्ष करना पड़ सकता है। अल्टीमेटली अंततः परसिस्टेंट एफर्ट, परसिस्टेंट का अर्थ होता है लगातार निरंतर रूप से किया गया, दृढ़ता या निरंतरता से किया गया सतत एफर्ट है प्रयास, ट्रांसफॉर्म्स बदल देता है बिगिनर्स इनटू कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट है योग्य या सक्षम, केपेबल है कार्य करने में योग्य या सक्षम, एक बार फिर से, और परफॉर्मर्स है काम को निष्पादित करने वाले। तो अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट करें तो ये बदल सकती है किसी व्यक्ति को, शुरुआत करने वाले बिगिनर को भी एक सक्षम और योग्य परफॉर्मर में। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये है पैसेज किसी व्यक्ति के नियमित अभ्यास से कुशल होने के विषय में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QP तथा RS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड Q, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर ग्रेजुअली इंप्रूविंग स्किल्स एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। Q के उपरांत P, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, रिपीटिंग टास्क, कंसिस्टेंट नियमित प्रैक्टिस है और इसके परिणाम स्वरूप रिपीटिंग टास्क कामों को रिपीट कर करके इनेबल्स द ब्रेन टू रिटेन टेक्निक्स इफेक्टिवली, आपका दिमाग प्रभावी रूप से उन तकनीकों को सहेजता है, अपने अंदर रखता है। P के उपरांत होगा खंड R, अदरवाइज ऐसा नहीं किया अन्यथा इवन नेचुरली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल टू मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी, अदरवाइज अन्यथा नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान व्यक्ति भी संघर्ष ही करेंगे प्रोग्रेस करने में, तरक्की करने में। और अंतिम खंड मात्र ऐसी ही हो सकता है, अल्टीमेटली अंततः परसिस्टेंट एफर्ट, नियमितता से दृढ़ता से की गई प्रयास या मेहनत ट्रांसफॉर्म्स बिगिनर्स इनटू कॉम्पिटेंट एंड केपेबल परफॉर्मर्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, फिर P और उसके उपरांत R तथा S। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन C ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है, पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली चेंजिंग द वे वी वर्क एंड कम्युनिकेट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI है वो तेजी से, रैपिडली तेजी से बदल रही है उस तरीके को जिससे हम काम करते हैं, और कम्युनिकेट है संप्रेषण करना, संवाद करना। क्यों कहता है एट द सेम टाइम, साथ साथ AI इज क्रिएटिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। साथ साथ AI क्रिएट कर रही है एक्साइटिंग, आपको बहुत प्रसन्न करने वाली, जोश में लाने वाली, उत्साहित करने वाली अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ है नवाचार या तकनीकी नवकरण। तो तकनीकी नवकरण के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं AI के माध्यम से। नेवरदलेस का अर्थ होता है तथापि या फिर भी, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। नेवरदलेस फिर भी या तथापि, मैनी पीपल वरी अबाउट पोटेंशियल जॉब लॉसेस। पोटेंशियल है संभावित जॉब लॉसेस है, नौकरियों का चले जाना, बेरोजगारी। एंड एथिकल डिलेमास, एथिकल का अर्थ है आपके दिमाग में आने वाली जो नैतिक चीज़ें होती हैं कि सही है या गलत है, तो नैतिकता से संबंधित डिलेमा का अर्थ होता है उलझन। तो आपके दिमाग में जो नैतिक प्रश्न आते हैं, जो मौलिक रूप से नैतिकता से जुड़े प्रश्न हैं, सही या गलत की सोच से संबंधित प्रश्न हैं या उलझने हैं, डिलेमास का अर्थ है उलझन, वो आपके दिमाग में आने लगती हैं। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, सरकारें और संस्थाएं मस्ट मैनेज, उनको मैनेज करना चाहिए AI केयरफुली टू मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का अर्थ है किसी चीज़ को अधिक से अधिक करना, इट्स बेनिफिट्स, ताकि जो AI के फ़ायदे हैं वो अधिकतम हो सकें, इसका प्रयास करें सरकारें और संस्थाएं। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है
कि एआई हमारे लिए क्या कर सकता है और उनसे क्या नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं और क्या हमारी मानसिक या नैतिक या एथिकल जो है प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PRQ और अंतिम खंड S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट P। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली चेंजिंग द वे वी वर्क एंड कम्युनिकेट। P के उपरांत खंड R। नेवरदलेस, फिर भी, तथापि, मैनी पीपल वरी अबाउट पोटेंशियल जॉब लॉसेस एंड एथिकल डिलेमास, जो नीति परक या नीतिगत या जो नैतिक जो डिलेमास हैं उनके बारे में भी कई बातें हैं। लोगों को चिंता होती है, वरी होती है कि हमारी संभावित रूप से नौकरियां चली जाएंगी और कुछ नीति परक जो उलझने हैं उनका क्या होगा। और उसके उपरांत होगा खंड Q। एट द सेम टाइम, साथ के साथ AI इज क्रिएटिंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। विद्यार्थी ध्यान दें, दो बातें हैं। एक तरफ तो चिंता है नौकरियां चली जाएंगी और दिमागी उलझने हैं, नीतिपरक उलझन है, साथ की साथ AI आपको अवसर भी दे रही है नवाचार की, तकनीकी उन्नतता की या इनोवेशन की। और फिर अंतिम खंड मात्र ऐसे ही हो सकता है। परिणाम स्वरूप, इन दोनों के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट मैनेज, उनके लिए आवश्यक हो चला है कि AI को वो मैनेज करें केयरफुली टू मैक्सिमाइज इट्स बेनिफिट्स, ताकि इसके लाभ सर्वाधिक हो सकें। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट P, उसके उपरांत R, Q तथा S। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन B ही हो सकता है, PRQS। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट जिसे हल करने के तरीके से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें, फिर उसे हल करें और यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें फिल इन द ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। इन द लास्ट डेकेड, डेकेड का अर्थ है 10 वर्ष या दशक। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अर्थ है काफ़ी, डैश इन हाउस होल्ड सेविंग्स। हाउस होल्ड है परिवार, फैमिली, घर परिवार, सेविंग्स है बचत, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स, विद्यार्थी ध्यान दें, द कॉस्ट ऑफ लिविंग या यहाँ पर लिविंग कॉस्ट्स का अर्थ है जीवन जीने का खर्च, खाना पीना, रहना, घर, दवाई, इनके खर्चों को कहते हैं द कॉस्ट ऑफ लिविंग या लिविंग कॉस्ट्स। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई एंड इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, और उपभोक्ताओं के बढ़े हुए खर्चे। हैव डैश मैनी फैमिलीज एबिलिटी टू सेव, एबिलिटी टू सेव है बचत करने की योग्यता, क्षमता। एक्सपर्ट्स वार्न, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं दैट दिस ट्रेंड, ये जो चलन है, कुड डैश लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अर्थ है आर्थिक सुरक्षा। लॉन्ग टर्म है दीर्घकालिक, स्पेशली है विशेषकर पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट का अर्थ है रिटायरमेंट के उपरांत, सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि घर परिवारों की, हाउस होल्ड्स की बचत गिर रही है। इस विषय में ये पैसेज है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो एक बार पुनः पढ़ते हैं। इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। डिक्लाइन का अर्थ होता है गिरावट। काफ़ी गिरावट आई है इन हाउस होल्ड सेविंग्स, घरों की या परिवारों की बचत में, अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। नेग्लिजेंस का अर्थ है लापरवाही या केयरलेसनेस। नेग्लिजिबल का अर्थ है नगण्य। और अंतिम ऑप्शन इनजेन्युइटी, एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है चातुर्य, चतुराई या क्लेवरनेस। नई चीज़ बनाने की जो योग्यता या चातुर्य होता है उसे कहते हैं इनजेन्युइटी। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, there has been a significant decline in household savings across the country. Rising living costs, inflation and increased consumer spending have dash many families ability to save, have reduced. reduce का अर्थ होता है घटाना। तो बढ़ती हुई लागतें, जीवन जीने का खर्च बढ़ रहा है, महंगाई और बढ़ते हुए खर्चों ने हैव रिड्यूस्ड, उन्होंने कम कर दिया है मैनी फैमिलीज एबिलिटी टू सेव, बहुत से परिवारों की क्षमता को घटा दिया है कि वो बचत कर सकें। अन्य ऑप्शंस में इन्हांस का अर्थ होता है वृद्धि करना या बेहतर बनाना, स्ट्रेंथन का अर्थ है मजबूत करना और सिंप्लीफाई का अर्थ है आसान करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी रिड्यूस्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
एक्सपर्ट्स वॉर्न, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं दैट दिस ट्रेंड कुड थ्रेटन। थ्रेटन का अर्थ होता है खतरे में डालना या फिर खतरा उत्पन्न करना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये चलन संकट में डाल सकता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सपोर्ट का अर्थ है समर्थन या समर्थन करना, प्रोटेक्ट है रक्षा करना, और सेट एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है तृप्त करना, किसी कमी को पूरा करना। तृप्त, जैसे भूख मिट जाए तो भूख तृप्त हो गई, तृप्त करना या फिर पूरी तरह से संतुष्ट करना। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है सेशिएट या सेटिस्फाई। यद्यपि हमारा आंसर ऑप्शन सी थ्रेटन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, कुड थ्रेटन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट टू काउंटर दिस। काउंटर का अर्थ है किसी चीज का मुकाबला करना। इससे डील करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता प्रोग्राम्स एम टू डैश बेटर सेविंग हैबिट्स, एम टू इनकरेज। इनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना। इस चीज का मुकाबला करने के लिए जो आर्थिक साक्षरता के प्रोग्राम्स हैं, एम टू, उनका उद्देश्य है टू इनकरेज बेटर सेविंग हैबिट्स, कि लोगों में प्रोत्साहित करें वो सेविंग हैबिट्स को बढ़ाएं। अन्य ऑप्शंस में डिस्करेज का अर्थ है हतोत्साहित करना, डिमिनिश है घटाना, और इग्नोर है नज़रअंदाज करना। हमारा आंसर ऑप्शन डी इनकरेज ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, अल्टीमेटली अडॉप्टिंग, अडॉप्ट का अर्थ है यहाँ अपनाने से, डिसिप्लिन का अर्थ है अनुशासित, बजटिंग एंड कटिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस। अल्टीमेटली अंततः हमें किस चीज़ को अपनाना है? अनुशासित बजटिंग, बजट बना के चलें, एंड कटिंग, कटौती करें अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्चों में। कैन, ये सब करना क्या कर सकता है? कैन डैश हाउस होल्ड रीगेन, कैन हेल्प, ये सब सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है घरों की, फैमिलीज़ की, रीगेन, पुनः प्राप्त करें वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी आर्थिक स्थायित्व को पुनः प्राप्त कर सकें। अन्य ऑप्शंस में प्रिवेंट का अर्थ है रोकथाम करना, रिबट एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है झूठा सिद्ध करना या फिर खंडन करना, इंग्लिश में डिसप्रूव। और अंतिम ऑप्शन एडजर्न का अर्थ है स्थगित करना, किसी काम को आज की जगह कभी और करेंगे, इसे कहते हैं एडजर्न, स्थगित करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी हेल्प ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 894 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।